नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में हमने पढ़ लिया था, पहले दो वीडियो में हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार। अब जो है अंतिम रूप में हम भाषा का जो है वो अंग पढ़ेंगे कि भाषा के अंग कितने होते हैं। ठीक है, तो भाषा के 5 अंग होते हैं। पहला अंग है ध्वनि। कहने का मतलब भाषा की सबसे छोटी और मुख से उच्चरित होने वाली जो इकाई है वो ध्वनि होती है। ठीक है, जैसा कि लिख रखा है, मुख से उच्चरित भाषा का सबसे छोटी, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण, या यूं कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। या फिर भाषा की सबसे छोटी लिखित, यानी वर्ण होती है वो लिखित इकाई होती है, और ध्वनि होती है वो उच्चरित इकाई होती है, उच्चारण जो होता है वो। शब्द क्या होता है? वर्णों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध मेल होगा और उस मेल का कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, शब्दों के बाद क्या बनता है? ये पद। ये पद कब बनता है? कि वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होता है तो उस पर नियम लग जाते हैं, जैसे कारक का नियम लग जाता है, वचन से संबंधित नियम लग जाते हैं, लिंग से संबंधित नियम लग जाते हैं। तो कारक के नियमों में प्रयुक्त होकर के, और जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको शब्द कहते हैं। नियम वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, अपने को समझ में नहीं आता भी शब्द क्या है, पद क्या है। वैसे देखने में एक जैसे स्वतंत्र है तो वो शब्द है, और जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर नियम लग जाते हैं। फिर वाक्य, शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कई बार हम लिखते हैं कि सार्थक शब्दों के, सीधी सी बात है, अर्थ जो शब्द होते हैं वो अर्थ से सहित होते हैं, मतलब सार्थक ही होते हैं। तो इसलिए सार्थक शब्दों का नहीं, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों का समूह होता है लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए, वो क्या है? वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाक्य, यानी शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम भाषा के बारे में कुछ और थोड़ी जानकारी है वो देख लेते हैं कि हमारी जो हिंदी राजभाषा है वो कब घोषित हुई थी। वो हुई थी 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा की रूप में मान्यता मिल गई थी, संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। इसलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, या उसको कह सकते हैं राजभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया था उसको राजभाषा के रूप में। ठीक है, तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता मिली, और इसके साथ ही देवनागरी लिपि जो है वो राज की लिपि है, यानी लेखन कार्य की लिपि है। और अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में रखा गया तब तक। अब भारत का जो मूल संविधान है उसमें कुल 14 भाषाएं शामिल की गई। जब शुरू में जब बना था, 1949 में बनके तैयार हुआ था, 1950 में जब लागू हुआ था, तब तक भारत के संविधान में 14 ही भाषाएं थी। उसके बाद संविधान संशोधन किया गया, उसके अंदर और जो भाषाएं हैं उनको जोड़ा गया। वो अब अगर वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान भारत के संविधान के अंदर कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब हम देखते हैं लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि चिन्ह का अगर बात माने कि हमारी ध्वनि निकली कै, तो हम क्या उसको इससे, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जैसे निकली ख तो उसको इससे प्रदर्शित कर दिया, च को इससे कर दिया। तो ये संकेत चिन्ह एक प्रकार का चिन्ह है कि इस तरह से लिखा है, उस ध्वनि को हम ख बोलेंगे, इस तरह से लिखा है उसको च बोलेंगे। और उसी ध्वनि चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। जैसे मान लो अपने हिंदी की बात करें, देवनागरी लिपि है, इसमें अलग वर्ण हो गए, और अंग्रेजी की जो रोमन है उसमें अलग हो गए, इसमें क है उसमें के होता है, ऐसे होता है के। तो इस प्रकार से अलग अलग लिपि होती है। ठीक है, तो अपने ध्यान देना कि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है उनको बोलते हैं लिपि। ठीक है, अब लिपि के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि की बात करें तो 2 लिपियां हैं, एक खरोष्टी है और एक है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि जो होती है ना, वो तो अपनी क्या होती है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति इसी से हुई है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। किससे? बाएं से दाईं तरफ। और खरोष्टी होती है वो इसकी उल्टी होती है, बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है, नहीं सॉरी, दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। ठीक है,
ये है विश्व की सबसे प्राचीन लिपि, एक खरोष्टी होगी, एक ब्राह्मी होगी, अगर प्रश्न आ जाए तो। कुछ अब हम कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और उनकी लिपियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो देवनागरी लिपि है उसकी भाषा, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है और मराठी है। यानी संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ये इनकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि है। ठीक है, उनके लिखने का तरीका एक ही जैसा है चारों भाषाओं का। उसके बाद है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू, उर्दू की लिपि है फारसी और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। ये लिपि है। एक नंबर का प्रश्न आ जाएगी, उर्दू की लिपि कौन सी है? तो फारसी है। और अंग्रेजी की कौन सी है? तो रोमन है। तो इस प्रकार से। और देवनागरी लिपि जो है उसकी उत्पत्ति अपने ब्राह्मी लिपि से हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और देवनागरी लिपि की खासियत क्या होती है कि ये हमेशा बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, एक। और दूसरी क्या होती है, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग ध्वनि चिन्ह, यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हम कहें तो इनके प्रत्येक जो वर्ण होता है उसके ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और कहें तो इसमें क्या होता है, जो वर्ण होते हैं यानी अक्षर होते हैं वो गोलाई से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार की जो अपने देवनागरी लिपि की विशेषता है वो अब हम पढ़ेंगे इसी में। तो लिपि की विशेषता क्या है? सबसे पहले अगर विशेषता की बात करें तो यह बाएं से दाएं लिखी जाती है, एक नंबर विशेषता। दूसरी क्या है, इसके प्रत्येक वर्ण पर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा का मतलब हो गया जो ऊपर हम लाइन खींचते हैं ना, ये ऊपर वाली लाइन, ये शिरोरेखा है। ठीक है, और बाएं से दाएं मतलब इस तरफ से उस तरफ, ये बाएं से दाएं है। अगर उल्टा है वो दाएं, वो फारसी लिपि होती है उर्दू भाषा की। ठीक है, और 3 नंबर इसका क्या है कि इसके वर्णों का आकार जो होता है ना वो समान होता है, आकार समान होता है। जैसे हम रोमन लिपि में देखते हैं, अंग्रेजी के अक्षर हम देखते हैं, पहला कैपिटल आता है, फिर छोटा आता है, कोई बड़ा आता है, कोई ऊपर आता है लाइन से, कोई नीचे आता है। इसमें आप ध्यान से देखना, जैसे ये ई है वही शायद से का होगा, वही वह का होगा, वही रे का होगा। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ण जो है, प्रत्येक अक्षर जो है, उसका आकार जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह होते हैं। संकेत चिन्ह का मतलब जैसे मान लो अपने हिंदी में क्या है, क है, उस इस क को ही क बोलेंगे। ये नहीं है कि अंग्रेजी की तरह के को क बोल दिया, सी को भी क बोल दिया, इस तरह से नहीं होता है। प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए अलग से क्या होता है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग से संकेत चिन्ह होता है। ठीक है, और शिरोरेखा प्रयोग किया जाता है, वर्णों का आकार समान होता है, प्रत्येक ध्वनि चिन्ह के लिए क्या होता है? अलग अलग। और प्रत्येक जो अक्षर होता है, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित होता है, निश्चित होता है। कहने का मतलब जो वर्ण लिखा गया उसका उच्चारण निश्चित होगा। ये नहीं कि इसमें कोई साइलेंट रहता है अंग्रेजी की तरह, साइलेंट वाली बात नहीं है। और एक ये होता है कि इसके जो अक्षर होते हैं, इसमें अक्षर गोलाई से युक्त होते हैं, गोलाई से युक्त होते हैं। कोई भी अक्षर देख लेना, उसमें कोई कहीं ना कहीं गोलाई जरूर होगी।
बिना गोलाई के कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये 6 विशेषताएं हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसके प्रत्येक वर्ण के ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके वर्णों का आकार वो समान होता है और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग संकेत चिन्ह होते हैं और प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित होता है जो लिखा गया हो, ठीक है। और इसमें अक्षर जो होता है वो गोलाई से युक्त होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जान लेते हैं व्याकरण होता क्या है। व्याकरण होता है भाषा को शुद्ध लिखने के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है या जो नियम होते हैं उनको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की परिभाषा व्याकरण की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? परिभाषा, भाषा को शुद्ध लिखने के लिए बनाए गए नियमों को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा बनती है कि भाषा को शुद्ध लिखने के लिए बनाए गए नियमों के शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाषा में शब्दों को शुद्ध लिखना, शब्दों को शुद्ध बोलना, वाक्यों की शुद्धि आदि से संबंधित जो नियम का शास्त्र होता है उसको व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण के अंग, कि व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं? व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग की अगर हम बात करें तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, एक होता है पद विचार, एक होता है वाक्य विचार। अब देखो विचार का मतलब क्या होता है? इनके बारे में जो वर्ण है उसमें वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किस आधार पर, कितने आधार पर उनका प्रकार जो वर्गीकरण किया गया है, वो सारा जो विवरण होता है वो वर्ण विचार में होता है। शब्द विचार में शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर हो गए, ठीक है। पद विचार का मतलब होता है पद, यानी वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। और पदों के बारे में कि पद विकारी, अविकारी, विकारी कितने प्रकार के होते हैं, अविकारी कितने प्रकार के होते हैं, वो जो विवरण होता है वो पद विचार होता है, ठीक है। और वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य बनता कैसे है, वाक्य के कितने भाग होते हैं, उद्देश्य, विधेय, आकांक्षा, योग्यता, इनके बारे में जो विवरण होता है वो वाक्य विचार होता है। हम कह सकते हैं कि वर्णों की परिभाषा, वर्णों के वर्गीकरण आदि का विस्तृत ज्ञान वर्ण विचार कहलाता है। शब्दों की परिभाषा, शब्दों के प्रकार आदि का विस्तृत जो विवरण है वो शब्द विचार कहलाता है। पद की परिभाषा, पद के प्रकार, उनके वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन होता है वो पद विचार कहलाता है। वाक्य विचार यानी वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकारों का विस्तृत वर्गीकरण, विवरण, उसको क्या कहते हैं? वाक्य विचार। तो ये अपनी क्या थी? भाषा, लिपि, व्याकरण। और ये जो अपना पार्ट है वो पूरा हो गया है। तो दोस्तों जो वीडियो डाले गए हैं आपने देखे भी हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई कमी, कोई त्रुटि आपको दिखाई दे, लिखाई से संबंधित या कोई बोर्ड पर दिखने से संबंधित या भाषा से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी अगर आपको दिखाई दे तो कमेंट में आपका स्वागत है। और कमेंट में आप उस चीज को बताएं ताकि हम उनका सुधार कर सकें आगे से आगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।